सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आता हूं और मेरा रिसर्च और उद्देश्य यही है इस चैनल के द्वारा कि भारत की प्राचीन एंशिएंट रीति परंपराओं को पकड़ा जाए। क्या वो गलत थे, क्या वो सही है, इसका कैलकुलेशन किया जाए। और इसी वजह से कभी कभी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में भी हमें देखना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, तमिलनाडु के एक वीडियोज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हम जब तमिलनाडु सब लोग गए थे, अलाइब्रेट टीम वहां पे पहुंचे थे, तो हमारा मेन मकसद ये था कि आपको सभी को पता है, आप गूगल पे डाल देंगे तो तमिलनाडु में बहुत कम ट्राइब है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन से ज्यादा परसेंट में ट्राइब आते हैं, ट्राइब बहुत कम पॉपुलेशन वहां पे है। इसका रीजन भी यही है कि वहां के नीलगिरी हिल्स के साइड में जो रहते हैं वो तो ट्राइबल है, उनको माना जाता है, लेकिन उनकी ही एक जाति, उनके ही साथ रहने वाले समुदाय जो नीलगिरी हिल्स से थोड़ा आउटसाइड में रहते हैं, उनको ट्राइब नहीं माना जाता। ये बड़ा युद्ध चल रहा है तमिलनाडु में, और ये बाकी स्टेटों में थोड़ा बहुत दिखता है। मेरा मकसद ये था कि शायद तमिलनाडु के अदर्स लोग हो जो कि हिंदू रिचुअल्स करते हो या फिर अलग ढंग से करते हो, तो मुझे ये देखना था कि इनके परंपराओं में क्या प्राचीन संस्कृति नजर आती है। क्योंकि इनका मेरे ख्याल से पूरा साउथ जो बेल्ट है वो बेल्ट गोंडवाना के अंतर्गत आता था। वहां पे गोंडवाना का राज चिन्ह और गोंडवाना की बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो यही मैं देखने के लिए तमिलनाडु गया कि इनकी एक रिचुअल्स जो होते हैं इनमें क्या ऐसा सिमिलर बातें हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि आर्य अनार्य थ्योरी इंडिया में है और बहुत सालों से बहुत लेखक इतिहासकार को पकड़ के चल रहे हैं। आर्य अनार्य थ्योरी में एक बात हमें सामने आती है कि जो भी बाहर से लोग आए हैं, जैसे कि अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगीज आए, बाकी लोग आए, ये जो लोग आए इनकी संघर्ष की गाथा 1-2 दिन या 1 महीने या 1 साल की नहीं है। जहां से वे घुसे वहां के मूलवंशियों ने इनके साथ युद्ध खेला, और मूलवंशियों ने जब युद्ध खेला, ये 1-2 दिन या 1 महीना या 1 साल का युद्ध नहीं था, बहुत संघर्ष हुआ है, सालों साल संघर्ष हुआ है। और इसके बीच बाहरी आने वाले लोगों का कल्चर हम लोगों में और हमारा कल्चर उन लोगों में चला गया। ये बात कोई नहीं टाल सकता। बाहरी आने वाले लोगों का कल्चर हम लोगों ने इनडायरेक्टली इसको अडॉप्ट किया और हमारे कल्चर को उन लोगों ने अडॉप्ट किया। ये जो थ्योरी बनती है, इस थ्योरी के तहत क्या बाकी लोगों में भी प्राचीन कंसेप्ट और कल्चर नजर आता है? इस सवाल को लेकर मैं तमिलनाडु पहुंचा, और तमिलनाडु पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला कि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में कहीं यात्रा चल रही है। वो थी कुरमन्स ट्राइब की। इस यात्रा में जब हम लोग पहुंचे, तो जब मैंने इसको स्टार्ट देखा तो मैं बोला कि मुझे एंड भी देखना है, इस यात्रा का मुझे एंड देखना है। तब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि 3 दिन की यात्रा है। तो हम लोगों ने 3 दिन का वहां शेड्यूल बना दिया और ये देखना चाहा कि इस यात्रा में ऐसा क्या होता है। एक तो वो यात्रा जो है 50वें साल हो रही थी, बीच में जो 50 साल की गैप गई है वहां पे यात्रा नहीं हुई थी। 50वें साल वहां पे यात्रा का आयोजन किया गया था। ऐसी क्या खूबी है कि वो यात्रा इतने सालों के बाद की जाती है? ऐसी क्या खूबी है कि वो यात्रा 3 दिन तक रहती है? ऐसे कौन से रिचुअल्स है? हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि वहां पे अभी बाहरी धर्मों का प्रभाव पड़ने से
वहां पे ज्यादा कास्टिज्म आने लगा है। मैं उन सभी ट्राइबल लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि आपके जो प्राचीन परंपरा है उसको बना के रखे, बरकरार रखिए। तीसरे आदमी के हाथ में इसकी कमान ना दे। जब आप कमान दे देंगे ना, तो उसके बाद आपको खुद को ट्राइबल साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे तो थोड़ा कास्टिज्म और थोड़ा हिंदुइज्म हमें नजर आता है। इस चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि वो उनके एरिया में जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका प्रभाव उनपे होगा। मैं ये ढूंढ रहा था कि उनमें प्राचीन क्या सिस्टम है। अगर गोंडवाना हमें साउथ के एंड तक नजर आता है, तमिलनाडु तक नजर आता है, तो ये गोंडवाना इन लोगों के अंग अंग में, रिचुअल्स में होना चाहिए, चाहे वो ट्राइब हो चाहे वो ना हो। और इसी मकसद से हम लोगों ने जतरा देखना शुरू किया। एक तो दोस्तों जब मुझे ये सवाल आया कि मैंने रिलेट किया हमारे समुदाय से, गोंड ट्राइब में बहुत ज्यादा जतरा का प्रमाण है और अभी फिलहाल में तो साल भर में एक जतरा निभाई जाती है। बट गोंड ट्राइब में ये भी प्राचीन परंपरा है कि हर साल वो जतरा नहीं होती। जैसे कि हम थोड़ा सा अबुझमाड़ और बस्तर क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पे हमें मिलते हैं आंगा पेन, और आंगा पेन, उसी मुदियाल पेन, जपे मुदिया पेन, ऐसे नामों से जाने जाते हैं। तो इनकी जो जतराज होती हैं, इनके जतराज में 3 साल का अंतर या 4 साल का अंतर या 17 साल का अंतर, ऐसे अंतरों से जतराएं होती हैं। तब मैंने ये नोटिस किया कि उनको एक तो ये जो हम अंग्रेजी में लीप साल बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं, इसको फॉलो किया जाता है, या फिर ऐसा दिन और ऐसा मोमेंट जब बन के आता है उस साल जतरा होती है। बहुत सारी ऐसी रीजंस होते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी जो जतरा है वो 50 साल के बाद हो रही है, तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों में मुहूर्त वहूर्त कुछ देखा नहीं जाता। हम लोग प्रकृति के हिस्सा होने के कारण हम लोग कभी भी ये जतरा कर सकते हैं। इसमें से एक बात ये है कि हम लोग बारिश के दिनों में ये जतरा करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो ये चीज है कि संगठन और गणतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। अभी ये आप समझ लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनके 40 गांव जो होते हैं, इनका एक ब्लॉक होता है, और 40 गांव में जितने भी पेन है, हम जैसे फड़ा पेन, पेरसा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन करते हैं, इनका बीरप्पा, अप्पा अप्पा वाले सिस्टम, पेन सिस्टम बनाए जाते हैं। अभी एक गांव में बीरप्पा है, एक गांव में कोई दूसरा अप्पा है, ऐसे पेन सिस्टम है, और 40 गांव का एक उनका ब्लॉक है। तो 40 गांव के लोग एक जगह आके मीटिंग करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जतरा कहाँ कैसे करनी है, जतरे के नियम क्या होंगे, जतरा का जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीजें डिसाइड होती है। लेकिन जतरा में एक्चुअल होता क्या है? जतरा में आप जाएंगे तो जहां पे ज्यादा भीड़ है तो वहां पे दुकानें तो लग जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पेन को मिलाने का सिस्टम है। डेफिनेटली जो आप आंगा पेन का देखते हैं वही पेन सिस्टम आपको नजर आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब आंगा पेन की जतरा होती है तो एक आंगा को मिलने गांव गांव के बाहरी लोग आते हैं, और इस आंगाओं में एक दूसरे से रिलेशन होते हैं। कोई किसी का चाचा होता है, कोई किसी का कुछ होता है। तो ये सब चीजें आंगा पेन में हमें जो नजर आती है, इनके भी पेन में मुझे नजर आई। मैंने उनसे पूछा कि ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत रखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें टोटेमिक सिद्धांत भी मुझे नजर आया, जो कि हमारे ट्राइबल लोगों में बहुत बड़ा महत्व रखता है। किसी ने बोला कि हम नाग की मूर्ति को लेते हैं, कोई बोला कि मैं तोता को लेता हूँ, कोई गाय है, कोई भेड़ है। तो ऐसे अनेक प्रकार के टोटेम्स को लेकर चलते हैं। हाथी और शेर तो कंपलसरी है बाबा, इधर हाथी और शेर कंपलसरी है। गोंडवाना का जो राज चिन्ह है, इनके टेम्पलों पे, इनके पेन कड़ाव पे, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, वो फर्स्ट में दिख जाएगा। इसको याड़ी बोलते हैं लोग। तो सीधा मुद्दे पर आता हूं, तो इनका टोटेमिक क्लैन सिस्टम भी है, और इन्होंने जो पेन मिलान की जो सिस्टम बनाई, वो लोग अलग अपने लैंग्वेज में अलग भाषा बोलते हैं। एक तो तमिल बोल लेंगे, कुछ लोग कन्नड़ बोल लेंगे, और उसी भाषा में उनका होता है। पूरे समाज को साथ में लेकर आप डिसीजन लेते हो, तो वो एक हो जाती है गणतांत्रिक व्यवस्था। और इस व्यवस्था को समझते हुए हम आगे चलते हैं, इस जतरा में कुछ रिचुअल्स को देखते हैं। जैसे कि इनके पेन सिस्टम को आप देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा धातु का इस्तेमाल किया गया, वहां पे कपड़े का इस्तेमाल किया गया। वहां पे आप देखेंगे तो चौर का भी इस्तेमाल किया गया। चौर की बात करेंगे तो चौर महाराष्ट्र में और तेलंगाना में भी ट्राइबल में यूज होता है। हमारे पेरसा पेन में भी चौर यह यूज होता है। उसका एक अलग प्रोसेस होता है, तो अगर आप चाहेंगे तो उस प्रोसेस पे भी डिटेलिंग से वैज्ञानिक वीडियो बन जाएगा। तो ये जो चौर सिस्टम है वो भी मुझे नजर आया अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ, इस पे बाकी धर्मों का इम्पैक्ट तो है, इसको तो हम मान सकते हैं कि बाहरी धर्मों का इस पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है।
लेकिन अगर हम प्राचीन और एंशियंट कल्चर को ढूंढ रहे हैं तो हम लोगों को ऐसी चीजों को इग्नोर मारना है। और वहां पे मैंने जो उनका पेन कड़ा है जो अभी के टेम्पल बन चुका है, तो वहां पे मैंने जाके लोगों से बताया, तो ये मूर्तियां वो बाद में आई है, जब वहां पे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हैंड एक्स रखे थे। वहां पे अश्मयुगीन औजारों को ही वो पूछते थे। अश्मयुगीन औजारों का वीडियो मैंने तमिलनाडु का ही सबसे पहले पोस्ट कर दिया है, क्योंकि आपको वो बात समझ में आई कि उनके जो प्राचीन पेन है वो कुछ पत्थर उठाए और रख दिया नहीं है। वो प्राचीन मानवों ने जो हथियार यूज किए थे, कोई कुल्हाड़ी बनकर यूज किया था, किसी ने काती ब्लेड बनाया था, वो सब चीजें वो एक जमा करते हैं पेन कड़ा पे और वहां पे बुढ़ाल पेन बोल देते हैं। तो ये एक सिस्टम मुझे नजर आया। तो उनका पेन जो सिस्टम है वो प्राचीन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो उनको अश्मयुगीन औजार वाला ही सिस्टम है। अभी वहां पे आके मूर्तियां बैठ गई हैं। अभी जत्रा किस लिए है ये भी पॉइंट सुन लीजिए। इनके कम्युनिटी में एक चीज ऐसी होती है कि वहां पे उनका एक सुप्रीम मेंबर होता है, जैसे कि हम कहेंगे लिंगो, हम कहेंगे भूमिका। भूमकाज जो होते हैं हमारे सिस्टम में वो हमें गाइड भी करते हैं और हमारी सब नेंग दस्तूर को करवा के भी देते हैं। यानी जब कोई रिचुअल्स की बात आती है और जहाँ पे सवाल आता है हम दौड़ पड़ते हैं भूमिकाओं की तरफ, तो वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा ही एक भूमिका सिस्टम उन लोगों में है। और ये जत्रा जो है ये चुन के देने वाली जत्रा है, जो अपने भूमिकाओं को सुप्रीम लोगों को बनाती हैं। 3 दिन में उनका एक प्रोसेस होता है। ये भूमिकाओं को बनाती कैसी है, अभी ये देखिए 40 गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए अपने अपने पेन के साथ। 40 गांव के लोग जब वहां पे आते हैं तो आप ये सुनेंगे कि 4-5 लोग नहीं आते, पूरे गांव उठ कर आते हैं। और उनका जो तंबूज बिठाए जाते हैं, मेरे ख्याल से 10 एकड़ और 20 एकड़ में सिर्फ लोगों के तंबूज मिलते हैं आपको। जहां पे देखोगे वहां पे पेंडॉल, जहां पे देखोगे वहां पे सिस्टम बनाया हुआ, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और वहां पे किसी भी गांव के किसी भी पेंडॉल में घुस जाइए आपको खाना मिल जाएगा। बढ़िया से वो लोग आते हैं और 3-4 दिन वहां पे खाना बना के खाते, अपने समाज के साथ बातें करते हैं, क्योंकि 50 सालों के बाद वो यात्रा हो रही है तो एक सगा से मिलते हैं, वो दिन उनका है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि शंभू का चयन कैसे होता है। शंभू का चयन भी हमारे गणतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होता था और यही सिस्टम उनमें भी है, वो भी चयन करते हैं। पुरानी जनरेशन है वो नए जनरेशन के हाथ में काम सौंप देती है कि अब तुम सुप्रीम बनो, तुम इसको फॉलो करो। यानी किताब वाला सिस्टम मुझे ये नजर नहीं आया है। ट्राइबल में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ग्रंथों पे डिपेंड रहो, ग्रंथ को पढ़ो, ग्रंथ में जो लिखा है उसको सच मानो। ट्राइबल आदमी जानता है कि उसके डीएनए में, जिर्र में, यहाँ पे उसके पुरखाओं ने बहुत ज्यादा कोडिंग कर रखी है। वो अपने कायदे कानून कभी भूलता ही नहीं है। वो अपने बच्चों को बताएगा, बच्चे उनके बच्चों को बताएंगे और बिना किताब के ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये सिस्टम मुझे वहां पे नजर आया है जो कि कोडिंग का है, जो उनके डीएनए का है। इसलिए वो किसी बिना किताब के और ना ही किसी दूसरे धर्म के पुजारी के हाथ से, वो अपने ही कल्चर को अपने पद्धति से करते हैं और वहीं पे अपने सुप्रीम जो लोग होते हैं उनका चयन हो जाता है तीसरे दिन। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात ये आई कि जब तीसरा जो पॉइंट है हम ढूंढने लगते हैं उन लोगों में कि प्राचीन एंशिएंट पद्धति में अभी तो क्या है, आरतीज आ गई है, ग्रंथ आए तब से हम लोगों ने महिमा गाना शुरू किया है। तो ये बात नहीं है। ट्राइबलों में जो है गीत, वाद्य और नृत्य, 3 चीजें होना इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने वहां पे देखा कि तमिलनाडु में जो ट्राइबल लोग हैं अभी उनके पास उनका जो प्राचीन बाजा है, जो वाद्य है, वो वाद्य वाले लोग कम थे, इसलिए वो उसको साइड में रखा गया। और जो तमिलनाडु में फेमस वाद्य है जो कि हर त्योहारों में बजाया जाता है, उनको उन्होंने बाइकिया बुलाया। मैंने उनका प्राचीन वाद्य भी देखा और वो भी एक है कि वाद्य, नृत्य और गायन ये इंपॉर्टेंट चीज है। उनका वाद्य मुझे नजर आया। जब गायन के लिए मैंने ढूंढने लगा कि मुझे ऐसा चाहिए कि आपकी जो प्राचीन जत्रा है, आपके प्राचीन पेन है, इसके बारे में कोई गाना गाता है क्या। फिर कुछ महिलाएं मिली जो कि हाँ दादा हमारे पास वो गाने हैं, हम लोग गाते हैं। और वो एक्चुअली माइक पर गा रही थी, हम लोग उनको ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे। फिर उन लोगों की बोला कि आप थोड़ा सा गा दीजिए हमारे चैनल के लिए, जब ये भाषा समझने वाले कोई आदमी सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो उन लोगों ने हमारे लिए पाटा गाया और ये पाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके सिस्टम में भले ही वो पाटा आधुनिक भाषा में है, भले ही वो पाटे में कुछ और जिक्र हो जो मैं नहीं जानता कि क्या जिक्र है, लेकिन जो भी जिक्र हो, लेकिन ये तो हम मानते हैं कि जो गायन करके इतिहास बताने वाली पद्धति है वो उन लोगों में जरूर है। अभी जो पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कल्चर में कैसे उतार देते हैं। ये आपके लिए नहीं, सभी ट्राइबलों के लिए बड़ा उदाहरण बनने वाला है कि
हमारे पुरखा जब जानते थे कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं लिख नहीं सकता, मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आने वाले 10वीं पीढ़ी तक मेरी आवाज कैसे पहुंचाऊं, मेरा नॉलेज कैसे पहुंचाऊं। तो इसका एक बड़ा जरिया था कि पंडुम बनाओ। पंडुम बनते गए, त्योहार बनते गए, जत्राओं में या उस सिचुएशन में उस रीति परंपरा को डाल दिया, और फिर वो रीति परंपरा उसके बेटे ने किया, उसके बेटे ने किया, उसके बेटे ने किया, हम तक पहुंच गया। लेकिन हम लोग रीति परंपराओं को समझने वाले बहुत कम लोग हैं कि ये रीति परंपरा है किस लिए। चलो वहां पे आपको बता देते हैं। कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया, जो लोगों को सिलेक्ट करके उनको ले जाया गया पहले रिवर के पास। वहां पे रिवर तो नहीं था, लेकिन कुआं था, पानी, जल था। जल में उसको नहाया गया, फिर उन लोगों को सिलेक्ट करके कुछ खिलाया गया, और उनको कुछ खिलाकर, उनको बढ़िया से हार वार पहनाकर, यानी उनको थोड़ा सा मान देकर उनको मैदान में लाया गया। और मैदान में ये सिचुएशन मैंने देखा कि एक आदमी इधर खड़ा रहता है, एक आदमी उधर खड़ा रहता है, और फिर उधर से पेंट थाना से एक आदमी आता है, उसमें हाथ में एक समझ लो आप हथियार है, और वो हथियार लेकर आके उसके गर्दन में डाल देता है। वो आदमी झटपट आता है, उस आदमी को उठा के ले जाते हैं, और जैसे डेड हो गया वैसे उस पे सफेद वाली चादर डाल देते हैं। ये रिचुअल्स देख के सभी लोगों का दिमाग घूम गया, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं बताता हूँ। कुरुमंस ट्राइबल या कुरुबा ट्राइबल की आप स्टडी करेंगे तो स्टडी में सामने ये आएगा कि ये एक्चुअली लोग थे पशुपालक। ये पशुपालक होने के कारण ये लोग ज्यादा महत्व देते थे गाय, बैल, बकरियां और अन्य प्राणियों को, भैंसों को जो चराना होता है, इसका नॉलेज इनके पास होता है। और इनका सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो है टाइगर। जी हाँ दोस्तों, ये टाइगर ऐसा है कि जो जंगल में से कहीं पे भी निकल के इनके प्राणियों को खा देगा, और इनके पास तो बहुत बड़ी तादाद है। तो ये लोगों ने अपने कल्चर में हंटिंग को डाल दिया। ये थी हंटिंग, और वो हंटिंग थी टाइगर के साथ भिड़ने की। कि जब टाइगर आपके सामने आएगा, आपके पूरे प्राणी हैं जो कि आप उसको पाल रहे हैं और उसको आप संग्रहित कर रहे हैं, उसको आप चरा रहे हैं, और ये चराने वाले लोग उस बाघ से कैसे डील करेंगे। और इसलिए ये जो कल्चर है, इसके जतरा में डाल दिया कि जो चुने हुए सुप्रीम जो लोग हैं वो कगार में खड़े हैं, जो कगार में खड़े हैं, उनके हाथ से उनके गर्दन पर ऐसे डालो, वो छटपटाएगा, और फिर उसको ले जाके ऐसे सफेद वाली चद्दर उस पे ओढ़ दो। ये बहुत बार किया गया वहां पे। मैंने पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, और फिर ये समझा कि ये कल्चर आज किसी को लगता है कि कैसे है यार, अलग है, कुछ अलग है, हमें समझ में नहीं आया, या गंदा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो कल्चर है, ये हंटिंग को इंगित कर रहा है, शिकार को इंगित कर रहा है। ये उस लोगों को इंगित कर रहा है कि जब आप जंगल में होते हो, आप पशु चराते हो, और जब एक बाघ का आक्रमण हो जाता है, तब आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसके साथ डील करोगे, ये सब चीजें वहां पे सिखाई गई। लेकिन हाँ, वो आते 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 सिर्फ परंपरा बन गई, एजुकेशन साइड में निकल गया उसका, और सिर्फ परंपरा बन गई। और वो भी जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी ये नहीं बता पा रहे, अरे ये कोई परंपरा है तो हमको करना है तो करना है, बस इसका रीजन नहीं पता है।